हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ में जिसके बिना इंग्लिश बिल्कुल अधूरी है। शुरुआत करेंगे आज इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके। एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट्स अधूरे हैं। सब कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए जानना होगा कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और क्या उनके फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होने वाला है बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। Basics of part of speech, we want to get the introduction. So let's see basics of part of speech। कौन कौन से part of speech है, इनके functions क्या होते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं definition of parts of speech की। See, words are divided into different classes called parts of speech according to their uses and the work they do in a sentence. There are 8 part of speech। जब हम देखते हैं तो हम यहाँ बात करने वाले हैं how many part of speech are there? There are 8 part of speech. They are divided into different classes, but there is a word work। इस work word का मतलब क्या है, work कैसे काम करता है या work से हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसके फंक्शंस को तय करना होता है, उसको समझना होता है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूंगा कि वर्ड्स को कैसे हम देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, I play football, and there is another sentence, I have a play to read। These are the two sentences we have। और यहां हम देखेंगे कि यहां हमने प्ले का यूज किया और यहां भी हमने प्ले का यूज किया, बट ये जो प्ले होगा ये एक एक्शन वर्ड है। यहां ये एक एक्शन वर्ड होगा और जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करेगा वर्ब का। आई हैव अ प्ले टू रीड, इट मीन्स आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड ये एक नाउन होगा और यहां ये नाउन है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है और यही इसके वर्क होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उन वर्क्स को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। This was the definition. There are 8 parts of speech. So कौन कौन से parts of speech होते हैं। First one is noun, second आपका होगा pronoun, third आपका होगा adjective, fourth आपका होगा verb, fifth आपका होगा adverb, sixth आपका होगा preposition, seventh आपका होगा conjunction और eighth होगा आपका interjection। It means there are 8 parts of speech। अब इनको वन बाय वन समझते हैं, एग्जाम्पल्स की मदद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वाला जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन की। तो जब हम बात करते हैं नाउन को लेके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखें एक बहुत इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन है, नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। और नाउन इज अ वर्ड वी कैन से इट इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड। A noun is a word used as the name of a person, place or thing। सबसे आसान डेफिनेशन होती है, बट ये इससे कई गुना ज्यादा है। उसको समझेंगे, पहले हम पर्सन, प्लेस और थिंग की बात कर लेते हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे मैंने कहा विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हमें अगर बुकिश एग्जाम्पल नहीं देखने तो हम खुद के एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। आपका खुद का नाम भी एक नाउन होगा। आप अगर बॉय हैं तो वो भी नाउन होगा और आपके पास आसपास रखे हुए सारे के सारे ऑब्जेक्ट नाउन ही होते हैं। सो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ नेचर पोएट। तो यहाँ पोएट क्या होगा, ये भी नाउन होगा, पर्सन है। सम एंशिएंट टेम्पल्स, मैं बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूं, वो भी नाउन होगा। तमिलनाडु नेम ऑफ द स्टेट है, ये भी नाउन होगा। मोबाइल फोन्स आपका नाउन होगा, बॉयज आपका नाउन होगा, गर्ल्स आपका नाउन होगा। अब इससे अलग थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करते हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझते हैं। इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, हम कह सकते हैं वो कॉन्क्रीट हैं या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिनकी भी एग्जिस्टेंस होती है वो सब कुछ नाउन होते हैं। जैसे अगर मैं एक वर्ड कहता हूं गुडनेस, अगर मैं एक वर्ड कहता हूं गुडनेस, तो गुडनेस क्या है, गुडनेस भी एक नाउन ही होगा। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है या एक ऐसी क्वालिटी है जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। हमारे और आपके बीच में है फ्रेंडशिप। क्या है, इट्स फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप क्या है, ये एक ऐसा संबंध है जो हमारे बीच एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, नाउन होगा। तो ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं वो टेंजिबल हो सकती हैं, इंटेंजिबल हो सकती हैं, वो सारी चीजें नाउन कहलाती है। तो नाउन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि इसी की एग्जिस्टेंस के बाद ही बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच
फंक्शन करते हैं या आपको दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की, प्रोनाउन। अब जैसा कि प्रोनाउन आप देख पा रहे हो, इसके अंदर कहीं ना कहीं नाउन से ही हमने कुछ निकाला है, नाउन इसके अंदर भी आता है, तो इसका मतलब रिलेशन तो है, नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक रिलेशन तो होगा। एक बार कुछ सेंटेंस सुनेंगे और फिर मुझे बताएंगे क्या प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा मोहन मेरा मित्र है, मोहन रोजाना सुबह मेरे घर आता है, मैं और मोहन साथ में स्कूल जाते हैं। ये सेंटेंस सुनने में आपको बहुत ऑकवर्ड लगे होंगे कि हम बार बार मोहन को क्यों रिपीट कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे सेंटेंस बोलना चाहिए था मोहन मेरा मित्र है, वह सुबह मेरे घर आता है, मैं और वह मिलके हम दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। तो इसका मतलब हम रिपीटिशन ऑफ नाउन को स्टॉप करते हैं। एक ऐसा वर्ड जो रिपीटिशन ऑफ नाउन को रोक देता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज व्हाट? प्रोनाउन मतलब जो नाउन के रिपीटिशन को स्टॉप करता हो या जो नाउन के प्लेस पे आता हो। अ स्मॉल वर्ड और अ सेट ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज दैट सब्स्टिट्यूट्स नाउन्स, जो नाउन्स की बात करता है उनको सब्स्टिट्यूट करता है, नाउन फ्रेजेस को सब्स्टिट्यूट करता है या नाउन क्लॉजेस को सब्स्टिट्यूट करता है, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, रोहन, मान्या एंड समीर आर प्लेइंग पोकर एंड दे आर हैप्पी। अगर मैं दे को हटा दूं तो इसका मतलब क्या है? रोहन, मान्या एंड समीर आर हैप्पी। रिपीटिशन ऑफ नाउन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी शब्द जो रिपीटिशन ऑफ नाउन को रोकता है वही आपका प्रोनाउन कहलाता है। हमने कहा संयुक्ता लव्स वॉचिंग मूवीज, तो हमने संयुक्ता के लिए एक वर्ड यूज किया शी लाइक्स फैमिली ड्रामास। तो शी के प्लेस में हम संयुक्ता लिखेंगे तो रिपीटिशन ऑफ नाउन होगा, लेकिन जो वर्ड नाउन के प्लेस पे आता है उसके रिपीटिशन को रोकता है वही आपका प्रोनाउन कहलाता है। मोहन हैज हेल्प्ड सम पुअर पीपल, ही विल बी रिवॉर्डेड, तो हमने मोहन के लिए ही का यूज किया है, ये आपका प्रोनाउन होगा। आई होप बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जिस चीज की एग्जिस्टेंस होती है, मेक इट अ लिटिल बिट प्रैक्टिकल, जिस चीज की एग्जिस्टेंस होगी वो नाउन होगा। उस नाउन को रिपीटिशन को रोकने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वही आपका प्रोनाउन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है आपका एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्यों इतना ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है वो हम समझते हैं। एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। तो आप ये सोचो, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करनी होगी उनके साथ। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, यू नीड टू डिस्क्राइब समथिंग एंड देन यू फील कि आपको कुछ ना कुछ ऐड करना होगा क्वालिटी में। जैसे ये हमारा स्टूडियो है, मैं कहता हूं कि ये तो ओल्ड है, ये न्यू है, या फिर ये स्पेशियस है, या फिर मैंने कहा ये बहुत वेंटिलेटेड है, तो ये सब चीजें एडजेक्टिव ही होती हैं। यहाँ एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन आता है जब हम बच्चों से पूछते हैं कि किसी बच्चे से एकदम पूछा गया इंस्टेंट कि क्या आप 100 एडजेक्टिव्स बता सकते हैं, बच्चे का आंसर होता है सर 100 तो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी अच्छी ट्रिक है कि आप मोर देन 100 एडजेक्टिव्स भी बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे, उस ट्रिक को सीखेंगे और समझते हैं पहले डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन्स, जो नाउन की मीनिंग में कुछ भी ऐड कर दे। वो नाउन की क्वालिटी हो सकती है, नाउन का नंबर हो सकता है, किसी नाउन की क्वांटिटी भी हो सकती है। सारे एग्जाम्पल एक एक करके समझते हैं। मान्या इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या होगा? नाउन होगा, ब्यूटीफुल इसका एडजेक्टिव होगा। सुजाता सॉ सम रोजेज इन द गार्डन, रोजेज आपका नाउन होगा एंड सम विल बी योर एडजेक्टिव। ये किसकी बात करें? नंबर की बात करें। रोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट, ये किसकी बात करें? उसकी क्वालिटी की बात करें। अब क्वांटिटी बता सकते हैं, जैसे आपने कहा आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम मिल्क। अगर मैं कहता हूं आई हैव सम मिल्क तो हम बता सकते हैं कि सम जो होगा ये क्वांटिटी की बात करता है। तो किसी भी नाउन के बारे में जो एड ऑन इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है वो उसकी क्वालिटी हो सकती है, उसकी क्वांटिटी हो सकती है, उसका नंबर हो सकता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एडजेक्टिव? विद द हेल्प ऑफ हाउ। हमने नाउन से पूछा कैसा है, या वी कैन आस्क व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ किस तरीके का है। आई कैन से हाउ मैनी, कितना है, नंबर मुझे पता चलेगा नाउन का। इफ आई से हाउ मच, सो द करेक्ट आंसर विल बी योर एडजेक्टिव। अब हम कुछ एग्जांपल्स को और अच्छे से देखते हैं। मैंने आपसे कहा था आप हंड्रेड्स ऑफ एडजेक्टिव्स बता सकते हो। इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। कैसे? अब मान लेते हैं हमारे पास ये हमारा स्टाइलस है, आपने कहा स्टाइलस ग्रे कलर का है, सो ग्रे क्या होगा? इट विल बी योर एडजेक्टिव। स्लेंडर्ड एडजेक्टिव होगा, न्यू है एडजेक्टिव होगा, ओल्ड है एडजेक्टिव होगा, स्मूथ है एडजेक्टिव होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही आप किसी भी चीज को लेके, एक बॉय है आपने देखा,
आपने कहा बॉय टॉल है, एडजेक्टिव होगा, स्मार्ट है, एडजेक्टिव होगा, हैंडसम है, एडजेक्टिव होगा, वेल बिल्ड है, एडजेक्टिव होगा, dwarf है, एडजेक्टिव होगा. So these are the adjectives we have. So adjectives are what? Which are telling the quality of a noun. Okay? So these are the adjectives. Now it's very easy to identify. Now you can do a practical. आपको बस 10 नाउन लिखने हैं, उनके सामने उनकी क्वालिटीज लिखनी है और यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मोर देन 100 एडजेक्टिव्स. आप बड़ी आसानी से 100 प्लस एडजेक्टिव्स बता सकते हैं. चलिए तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे. वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. आई कैन से बैकबोन. पूरे पार्ट ऑफ स्पीच की मैं कह सकता हूं बैकबोन होगा. बैकबोन होगा कम्युनिकेशन का, बैकबोन होगा आपका सेंटेंसेस का. कैसे समझे. आई कैन नॉट राइट अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश विदाउट वर्ब. बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनेंगे. मैं इंग्लिश का कोई भी ऐसा सेंटेंस या कोई भी इंसान इंग्लिश का ऐसा सेंटेंस नहीं लिख सकता जिसमें वर्ब ना हो. यानी कि आप एक भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं लिख सकते, बट आप बिना नाउन के सेंटेंसेस लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन. आप बिना प्रोनाउन के सेंटेंसेस लिख सकते हैं, विदाउट एडजेक्टिव आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं. आप प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस को हटा के सेंटेंसेस लिख सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे आप कभी भी वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं लिख सकते. तो इसलिए मैं कहता हूं कि वर्ब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच में से आता है, क्योंकि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसके बिना एक भी सेंटेंस नहीं होगा. यहां मैं आपको एक और ट्रिक बताना चाहूंगा कि जो स्मॉलेस्ट सेंटेंस होता है वो आप गो लिख सकते हैं. दिस इज द स्मॉलेस्ट सेंटेंस. ये वर्ब ही है जिससे हम कंप्लीट सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. अब आप कहेंगे इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, तो जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है. लाइक आई सेड कम हियर, गो देयर, डू दिस, डू दैट. ओके, सो एट दैट टाइम मैं क्या कर सकता हूं, मैं बाकी चीजों को हटा सकता हूं, सिर्फ एक्शन से भी मैं आपको ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट कर सकता हूं. तो दिस इज द स्मॉलेस्ट सेंटेंस. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे. तो वर्ब के बारे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं. जब अक्सर बच्चों से पूछा जाता है वर्ब क्या होती है, तो आंसर होता है एक्शन वर्ड. क्या आंसर होता है? एक्शन वर्ड. अब आपके दिमाग में भी यही आ रहा होगा, यस वर्ड तो जो वर्ब होता है वो एक्शन वर्ड ही होता है. क्या सच है? क्या ये बिल्कुल सही है कि वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है? चलिए मैं समझाता हूं. अगर एक सेंटेंस लिखा जाए ही इज अ डॉक्टर, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, ही इज अ डॉक्टर, और आपसे पूछा जाए इज क्या होगा, तो आप कहेंगे वर्ब. और आपको मुझे ये बताना है क्या ये जो वर्ब है ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है? आपका आंसर होगा नो, ये कोई एक्शन नहीं है. लेकिन उसका डॉक्टर होना वो क्या है? आई कैन से कि वो इसकी स्टेट है. ये एक्सप्लेन किया जा सकता है. आप बता सकते हैं वो उसका बीइंग है, होना है, ये बताया जा सकता है. तो ही इज अ डॉक्टर इधर एक स्टेट होगा और एक बीइंग होगा. एम आई करेक्ट? नाउ अब हम सेंटेंसेस को देखें अगर ऐसे ही, तो हम क्या समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि एक एक्शन वर्ड होगा, स्टेट होगा, इवेंट होगा, या एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्जेक्ट होगा जिसको हम डूअर कहते हैं. अब देखिए एग्जांपल्स की मदद से. जेन ऑस्टन रोट मैनी नॉवेल्स. ये रोट क्या होगा? ये वर्ब है, लेकिन किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेजेंट करता है एक एक्शन को, काम हो रहा है ना. और दे वर स्विमिंग इन द पॉन्ड, ये भी क्या होगा? ये भी आपका एक्शन वर्ड होगा. यहां तक बात प्रूव होती है कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है. लेकिन यू आर अ गुड स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होगा? ये तो आपकी स्टेट है ना, आप या तो उसको स्टेट कहते हैं या फिर बीइंग कहते हैं, ठीक है ना, आपका होना है. द चेयर हैज ब्रोकन. आप मुझे बताओ सेंटेंस क्या बता रहे हैं? द चेयर हैज ब्रोकन. क्या आपने चेयर तोड़ी है? क्या मैंने चेयर तोड़ी है? आंसर होगा नहीं, ना आपने तोड़ी है ना मैंने तोड़ी है. चेयर हैज ब्रोकन क्या मतलब हुआ? चेयर हैज ब्रोकन का मतलब हुआ कि ये टूटी है, इसका मतलब रखी थी और ऐसा हुआ कि टूट गई, इसका मतलब ये आपका हैपनिंग होगा. समझे अच्छे से कॉन्सेप्ट? तो वर्ब एक्शन वर्ड से बहुत ज्यादा है, तो ये हैपनिंग है, खुद से टूटी है. अब एक बात बताइए, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है. क्या आप बारिश करा रहे हैं? क्या मैं बारिश करा रहा हूं? या कोई और बारिश कर रहा है? आप कहेंगे नहीं, ये तो हो रही है. अगर हो रही है तो ये भी क्या होगा? हैपनिंग होगा. तो एक्शन जो वर्ड जो होते हैं वो हैपनिंग को भी शो कर सकते हैं. तो ये हैपनिंग भी हो सकती है, स्टेट या बीइंग भी हो सकती है, और डूइंग भी हो सकती है. एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो हैपनिंग होता है और डूइंग होता है वो सेम भी हो सकते हैं. कैसे? देखो, दोनों सेम भी हो सकते हैं. कैसे सेम हो सकते हैं? जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई एम फ्लाइंग
अ काइट। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम फ्लाइंग अ काइट। ओके, मैं पतंग उड़ा रहा हूं, फ्लाइंग, इसका मतलब मैं एक एक्शन कर रहा हूं, ये एक डूइंग वर्ड होगा। ठीक है, अब मैं सेंटेंस कहता हूं क्लाउड्स, क्लाउड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, यहां जो फ्लाइंग होगा ये क्या है, आप देखो, ये यहां हैपनिंग होगा, क्योंकि अगर मैं यहां बात करूं तो ना तो आप बादलों को उड़ा रहे हैं ना कोई और उड़ा रहा है, ये खुद से उड़ रहे हैं, मतलब ये हो रहा है, ये एक इंसिडेंट है जो हो रहा है, एक एक्शन है जो खुद से घटित हो रहा है, इसको कोई कर नहीं रहा है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि कुछ एक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो वो एक्शन मतलब एक्शन वर्ड भी है कि उनके लिए एक डूअर की जरूरत है, और एक हो सकता है कि वो हैपनिंग भी वो खुद से ही हो जाते हो। तो एक्शन बहुत ज्यादा काम करता है, वर्ब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को इसीलिए प्ले करता है। तो अब आपको समझ आया होगा कि वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड से कई गुना ज्यादा है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारा पार्ट होने वाला है, पार्ट ऑफ स्पीच होने वाला है एडवर्ब। सुनने में बड़ा आसान है, अगर मैं इसको बताऊं तो आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मुझे कुछ दिखाई दिया एड प्लस वर्ब, ये मैं लिखना चाह रहा हूं। एड माने होता है जोड़ना और वर्ब माने होती है क्रिया। इजी है कि वर्ब में कुछ जोड़ दे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। क्या सच में ऐसा ही है? जरा डेफिनेशन पर नजर डालते हैं, तब मैं और क्लियर पिक्चर आपको दूंगा। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, मॉडिफाइज का मतलब होता है उसमें कुछ एड ऑन कर देना, कुछ क्वालिटीज बता देना। ओके, किस किस की? वर्ब की बता सकता है, पहला पार्ट ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव्स की बता सकता है, अदर एडवर्ब्स यानी कि खुद की क्वालिटी भी बता सकता है, कंजंक्शंस की बता सकता है, प्रपोजिशंस की बता सकता है, एंटायर क्लॉज यानी कि पूरे सेंटेंस की बता सकता है। अब आप कहेंगे भाई छूटा क्या है? बेटा छूटा है ना, एडवर्ब किसकी क्वालिटी नहीं बता रहा है हमें? नाउन की क्वालिटी नहीं बता रहा है, एडवर्ब हमें प्रोनाउन की क्वालिटी नहीं बता रहा है, और एडवर्ब हमें इंटरजेक्शन की क्वालिटी नहीं बता रहा है। तो अब हम यहां समझ सकते हैं कि इन तीनों पार्ट ऑफ स्पीच को छोड़ के बाकी 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्वालिटी एडवर्ब बता देता है। क्या ये सही है? ये समझ आएगा एग्जांपल्स की मदद से। पहला देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल कहता है वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स राइट्स ब्यूटीफुली। अगर मैं पूछूं राइट्स क्या होगा, अब आप बता सकते हैं कि सर ये एक्शन वर्ड है यानी कि वर्ब है। मैंने पूछा कैसे लिखता है, आपने कहा ब्यूटीफुली, तो ये इसका एडवर्ब होगा। दिस कॉफी इज रादर हॉट। अब मैं पूछता हूं कॉफी क्या है? कॉफी तो पीने का एक ऑब्जेक्ट है, नाउन होगा, बिल्कुल सही है। कॉफी कैसा है हमारा? कॉफी आपका हॉट होगा, हॉट आपका एडजेक्टिव होगा। कितना हॉट है? रादर, तो रादर क्या होगा? ये आपका एडवर्ब होगा। गरम तो है लेकिन बहुत ज्यादा गरम है, और जब कुछ ज्यादा होगा तो वह एडवर्ब ही होगा। सी द ड्राइवर ड्राइव्स वेरी फास्ट। अब इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझें। ड्राइव्स क्या होगा? ये एक एक्शन वर्ड है, वर्ब होगा। कैसे चलाता है? फास्ट, तो ये क्या होगा? ये एक एडवर्ब होगा। और आपने कहा बहुत तेज चलाता है, तो इस एडवर्ब के लिए एक एडवर्ब यहां भी यूज की गई है। सो एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। ऐसे सेंटेंसेस आप बहुत बोलते हैं, जैसे ही ड्राइव्स वेरी वेरी फास्ट, वो तो बहुत 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 तेज चलाता है। हिंदी में भी ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं। आपने जितने बहुत लगाए, जितने वेरी लगाए हैं, ये सब एडवर्ब हैं जो एक एडवर्ब या दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करते चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस और एक्साइटिंग होने वाला है। देयर इज अ थीफ एग्जैक्टली बिहाइंड द ट्री। अब आप मुझे बताएंगे कि जो बिहाइंड लिखा गया है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। अभी हमने पढ़ा नहीं है, एक बार आपकी नॉलेज चेक कर लेते हैं। बिहाइंड की जब हम बात करते हैं तो बिहाइंड एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो इस ट्री का, इस थीफ के साथ रिलेशन बताता है। मतलब एक पेड़ है, पेड़ के साथ थीफ की क्या पोजीशन है? क्या थीफ पेड़ के ऊपर है, पेड़ के नीचे है, पेड़ के पीछे है? तो इसका मतलब जो वर्ड पोजीशन बताता है, एक रिलेशन को बताता है, उसको हम कहते हैं प्रपोजिशन। तो मुझे समझ आ गया कि यहां जो बिहाइंड लिखा गया है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा प्रपोजिशन। अगर इस सेंटेंस से मैं एग्जैक्टली हटा दूं तो सेंटेंस का मीनिंग मुझे अभी भी बिल्कुल क्लियर है कि देयर इज अ थीफ बिहाइंड द ट्री। लेकिन जैसे ही मैं एग्जैक्टली लगाता हूं तो मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल पीछे है। इसका मतलब ये जो एग्जैक्टली वर्ड है, कहीं ना कहीं मैंने इसको मॉडिफाई कराया है बिहाइंड को, और अगर ये बिहाइंड प्रपोजिशन को मॉडिफाई करता है तो इसका भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगा वो एडवर्ब ही होगा। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ही हैड क्लीन्ड हिज रूम जस्ट बिफोर हिज फादर केम। मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ बिफोर? ओके, सी
तो ही हैड क्लीन्ड हिज रूम जस्ट बिफोर हिज फादर केम। जब हम यहाँ बिफोर को देखते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि यह है हमारा सेंटेंस नंबर 1 और यह हमारा सेंटेंस नंबर 2। इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करता है बिफोर, तो बिफोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? कंजंक्शन होगा। अगर हम इस सेंटेंस से जस्ट को हटा दें, ही हैड क्लीन्ड हिज रूम बिफोर हिज फादर केम, और जस्ट को हटा दें, सेंटेंस अभी भी प्रॉपर मीनिंग देता है। लेकिन जस्ट बिफोर का मतलब है बिल्कुल पहले, तो ये क्या होगा? ये आपका एडवर्ब होगा। आई होप क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, मजा आ रहा होगा, सारे पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल क्लियर होते जा रहे होंगे। बेसिक्स हैं, जानना बहुत जरूरी बन जाता है। A preposition is a word that expresses a relationship. जो वर्ड मैं आपको मार्क करा रहा हूं, ऑलवेज रिमेंबर दोज वर्ड्स एंड फोकस ऑन दैम, क्योंकि रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच या सेंटेंसेस। किसी भी पार्ट के साथ सेंटेंस के ये एक रिलेशन को शो करता है, रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, प्रपोजिशन को कहना बहुत आसान होता है, हम कहते हैं प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन को मैं ऐसे प्रपोजिशन को डिवाइड कर देता हूं। प्री का मतलब मुझे समझ आता है इट शुड बी बिफोर, और पोजिशन मतलब इट शुड बी ईदर अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। ओके, सो प्रपोजिशन शुड बी बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से इस बात को क्लैरिफाई करते हैं। मैंने कहा रवि जंप्ड इनटू द रिवर। ये जो रवि है इसका रिवर के साथ क्या रिलेशन है? तो अभी बाहर है, जैसे जंप करता तो पानी के अंदर जाता है, तो रवि का पानी के अंदर जाने का संबंध किसने बनाया? इनटू ने बताया। किंग्स लिव इन बिग पैलेसेस। अभी जो पैलेसेस है ये तो नाउन है ना, किंग्स भी नाउन है। अब किंग्स का पैलेसेस के साथ क्या रिलेशन है? कि वो उसके अंदर रहते हैं। ऑल द ट्रैवलर्स वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। ये जो थ्रू है ये प्रपोजिशन होते हैं 3 डायमेंशन के लिए। तो जब आप किसी 3D वाले सरफेस के अंदर से या 3D वाले बेटा एरिया के अंदर से होकर निकलते हो तो 3D के लिए हम थ्रू का यूज करते हैं। तो फॉरेस्ट का ट्रैवलर्स के साथ रिलेशन बताता है थ्रू। ओके, वी आर फ्लाइंग ओवर द हिल्स। हिल्स का हमारे साथ क्या संबंध है? ये ओवर बताता है। ही वेव्ड द लेटर एक्साइटेडली अबव हिज हेड। सिर के ऊपर से मतलब उसने उड़ा दिया एक्साइटेडली, तो ये आपके रिलेशन बताता है हेड का लेटर के साथ में। तो दीज आर द रिलेशंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय द वर्ड व्हिच इज कॉल्ड प्रपोजिशन। ओके, सो प्रपोजिशन सिर्फ संबंध बनाता है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, आपको बहुत प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन आइडेंटिफिकेशन से आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इंग्लिश बोलने में भी इसका भी एक बहुत अच्छा सा रोल होता है, इंग्लिश को समझने में भी इसका एक अच्छा रोल होता है, ये होता है कंजंक्शन। वैसे तो नाम बहुत इजी है कंजंक्शन, और अगर मैं कह दूं कि ये क्या काम करता है, इट कनेक्ट्स, मतलब सिर्फ कनेक्शन को क्रिएट करता है, चीजों को जोड़ने का काम करता है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस एक्सप्रेसिंग अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स। ये उनके बीच में, एलिमेंट्स के बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन बनाता है। अब स्पेसिफिक कैसे, इस वर्ड को थोड़ा सा समझेंगे। अगर हम कहते हैं दोनों चीजें मानो पॉजिटिव हैं तो हम एंड जैसे कंजंक्शन का यूज करते हैं, और अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो बट जैसे कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड, मेहनत करी और पास हो गया। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, तो दिस इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। तो कंजंक्शन सिर्फ कनेक्ट नहीं करता है, एक रिलेशनशिप को भी क्रिएट करता है। ये हमें समझ आएगा with the help of some examples and definition। तो conjunction is a word that connects other words। ये words को connect करता है, it means words can be part of speech। phrases को connect करता है, clauses को connect करता है, expressing a specific relationship। जो specific relationship है वो sentences की मदद से बहुत अच्छा clear समझ आएगा। William Wordsworth is a noun or I can say a part of speech or the word, एंड कॉलरिज इज ऑल्सो अ नाउन। इन दोनों को हमने किससे जोड़ा? एंड से। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वर कंटेम्परेरी पोएट्स। रोहन वर्कड हार्ड बट फेल्ड। नाउ यू कैन सी अ रिलेशनशिप। रोहन वर्कड हार्ड, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, बट फेल्ड, इट्स एन नेगेटिव आइडिया। तो बट का यूज होगा कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया को या अपोजिट आइडियाज को शो करने में, जब रिजल्ट अपोजिट निकल जाता हूं। यू आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वाइज। यहां जो हमने नॉट ओनली लिखा है बट ऑल्सो लिखा है, कंजंक्शन होगा। सो इंटेलिजेंट क्या है? इट्स एन एडजेक्टिव, वी कैन से अ वर्ड, बट वर्ड्स क्लैरिफाई नहीं करते हैं। वी शुड नो इट्स एन एडजेक्टिव,
wise is also an adjective, so both adjectives are connected by a conjunction. So ये ज्यादा स्पेसिफिक होगा अगर मैं कहता हूं कि सिर्फ वर्ड्स को कनेक्ट करता है. As it was getting late, I decided to book into a hotel. So मैंने कहा as क्या है, it's a conjunction. That will be your sentence number 1. It should be your sentence number 2. The journey through the forest was quick because the road was clear. Okay, so this is the sentence number 1 and the sentence number 2, and because is connecting both the sentences. दोनों sentences को because connect करता है and it shows a connection with a specific relationship. और relationship किसका है, अगर आप देखें तो it is for the reason, कारण को शो करता है, एक रीजन को शो करता है. तो कंजंक्शन कनेक्ट तो करता ही है, साथ के साथ आप याद रखेंगे एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप को भी क्रिएट करता है. चलिए मूव करते हैं एक और पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ. ये है आपका इंटरजेक्शन. वैसे इंटरजेक्शन का यूज इंग्लिश में अगर मैं ग्रामर के पार्ट ऑफ व्यू से बोलूं, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ होता ही नहीं है. इसका सेंटेंस के अंदर कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं होता है. ये सेंटेंस में किसी भी दूसरे वर्ड के साथ कोई रिलेशन क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन बोलने में एक बहुत अच्छा सा काम करते हैं, क्योंकि आपके जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं आप इन्हीं की मदद से अपने एक्सप्रेशंस को प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, फ्रेज और साउंड दैट कन्वेज सरप्राइज. आपके सारे यहां से शो होते हैं, एक्साइटमेंट होगा, हैपनिंग होगा और एंगर होगा. दे आर ग्रामेटिकली अनरिलेटेड टू एनी अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के किसी भी पार्ट से ग्रामेटिकली अनरिलेटेड होते हैं. एज कॉमा सेट अपार्ट देम, कॉमा इनको अलग कर देता है. और कॉमन इंटरजेक्शंस आर एलास होगा जिसको हम पेन के लिए यूज करते हैं, हुर्रे होगा खुशी के लिए, वाओ सरप्राइज के लिए, ये होते हैं. तो ये सारे हिंदी में भी ऐसे ही होते हैं कि हिंदी में कुछ आप एक्सप्रेशंस यूज करते हो जब आप बहुत दुखी होते हो, बहुत परेशान होते हो, इनके लिए आप सर्टेन वर्ड्स नहीं बोलते हो, वो अचानक से आपके माउथ से निकल जाते हैं. इसीलिए ये सिर्फ आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ये किसी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करते हैं, और इन्हीं को हम इंटरजेक्शन कहते हैं. इनको आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका होता है, इनके बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. हुर्रे वी वॉन द इनिंग्स, ये खुशी की बात है तो हमने ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया है. ब्रेवो प्राउड की बात है, यू प्लेड वेल, तो हमने ब्रेवो को यूज किया है. ओ दैट इज फैंटास्टिक, वाओ इट्स अमेजिंग, हाउ एडोरेबल द बेबी इज. तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस यूज किए हैं जहां कहीं ना कहीं हमने एक्सप्रेशन को शो किया है. तो इंटरजेक्शन कुछ नहीं होते हैं, आपको सीधा याद करना है कि इनके बाद में हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है. ये सेंटेंस में कोई रिलेशन क्रिएट नहीं करते हैं, ग्रामेटिकली अनरिलेटेड होते हैं, और इनका यूज सिर्फ सरप्राइज को, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और एंगर को शो करने के लिए किया जाता है. ये थे आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच. और अब हम बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर. एक बार एक छोटा सा क्विक रिवीजन देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था. सबसे पहले बात आती है नाउन्स की, जहां हमने बात की ये एक नेमिंग वर्ड्स होते हैं. वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है. प्रोनाउन रिप्लेस करते हैं किसको, नाउन्स को रिप्लेस करते हैं. वर्ब एक्शन और बीइंग को शो करते हैं. स्टेट हो सकता है, हैपनिंग हो सकता है, देयर आर मेनी थिंग वी डिस्कस्ड. एंड नाउ एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स एंड एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब और एडजेक्टिव्स वी डिस्कस. प्रपोजिशन, कंजंक्शंस आल्सो. ओके, नेक्स्ट प्रपोजिशन शो पोजीशन और रिलेशन होगा, एंड कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होगा. इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन इमोशन, और ये सडन इमोशन को शो करता है. तो ये आपका एक छोटा सा क्विक रिवीजन है. मुझे लगता है सारा टॉपिक आपको ठीक से समझ आ गया होगा. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक कॉन्सेप्ट होता है सम स्पेशल पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो हम बात करेंगे कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की. हम सबको पता है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. लेकिन इससे अलग भी कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर मैं पूछता हूं ए क्या होगा, तो इसका कोई तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता होगा, उसको आज हम डिसाइड करने वाले हैं. हाँ, बहुत अच्छा आंसर, बिल्कुल, ये आर्टिकल होता है. तो आज हम यही बात करने वाले हैं, आर्टिकल्स होते हैं. ऐसे कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं. अगर मैं कहीं टू के साथ प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दूं तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा. तो चलिए करते हैं शुरुआत सम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल. आर्टिकल बहुत इजी है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, हम सब जानते हैं. एक बार देखते हैं, हमें पता चल गया आर्टिकल कौन कौन से होते हैं.
हम सबको इतना आइडिया है, एन आपके इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और द आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन और इंट्रोड्यूस नाउन्स एंड क्लैरिफाई whether we are referring to something specific or general. There are two types of articles like definite and indefinite. और definite article दा जो होता है वो क्या करता है, वो specific को बताता है, और जो indefinite article an है वो बताता है किसी भी unspecified को, या फिर आप कह सकते हो जनरल चीजों के बारे में बातें करता है। तो लेट्स सी, कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। शी अडॉप्टेड अ डॉग फ्रॉम द शेल्टर। तो यहां जो ए होगा ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होगा, क्योंकि किसी भी डॉग की बात हो रही है फ्रॉम द शेल्टर, लेकिन जो शेल्टर है ना वो डिसाइडेड है कि किस शेल्टर से उसने लिया है। ही इज ईटिंग एन एप्पल, तो एन जो होगा ये बता रहा है किसी भी एप्पल की बात, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक कोई एप्पल खाया गया होगा। आई नीड अ न्यू फोन होगा, द बुक मतलब फिक्स बुक होगा, द एफिल टावर फिक्स है, और द सन फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आप फिक्स चीजों की बात करेंगे, स्पेसिफाइड चीजों की बात करेंगे, तो आर्टिकल दा का यूज करेंगे। अनस्पेसिफाइड के लिए हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। आई होप एक नया पार्ट ऑफ स्पीच समझ आया होगा। आर्टिकल को हम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में रख सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, इन आर्टिकल्स को हम एक कैटेगरी में और रखते हैं, डिटरमिनर्स की कैटेगरी में। आप इनको यहां भी पढ़ सकते हैं, तो डिटरमिनर्स हो सकते हैं या फिर आर्टिकल्स हो सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है जेरेंट। वैसे तो हम सबको पता है कि वर्ब प्लस आईएनजी लिखा जाता है, इसको हम जेरेंट कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कर लेते हैं। ये जो वर्ब प्लस आईएनजी होता है ये दो तरीके से काम करता है। एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक होता है आपका जेरेंट। तो पहले हम ये वाला फंक्शन सीख लेते हैं और फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला सीखेंगे। तो जेरेंट क्या होता है? जेरेंट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है उसी को जेरेंट कहा जाता है। डिपेंड करता है इसके फंक्शंस के ऊपर। इसका जो फंक्शन होता है वो नाउन का होता है। तो जो जेरेंट है उसके सामने आप लिख सकते हो कि ये एक नाउन होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप कह सकते हो ये या तो फिर आपका एडजेक्टिव होगा या फिर आपका एज इट इज वर्ब होगा। तो ये नाउन का काम करता है, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। वो एक एक्शन वर्ड हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, ओके, और वो साथ के साथ आपका नाउन भी हो सकता है, तो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, ओके। सी, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो अच्छा, कोई चीज जब नाउन होती है तो वो क्या हो सकती है? नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट, नाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट, नाउन कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस। तो जरा सेंटेंस देख लो। सिंगिंग इज माई ब्रदर्स हॉबी। सिंगिंग क्या है? अगर ये वर्ब है तो इसका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा गाना। तो सिंगिंग इज माई ब्रदर्स हॉबी, गाना मेरे भाई की हॉबी है। स्विमिंग, ये भी एक सब्जेक्ट होगा, और अगर ये सब्जेक्ट है तो बताओ क्या कहेंगे? भाई बड़ा सीधा तरीका है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन होगा। तो अगर वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, तो उसको हम जेरेंट कहते हैं। संयुक्त एंजॉयज, एंजॉयज व्हाट? अब मैं पूछता हूं एंजॉय क्या एंजॉय करती है, व्हाट? तो आंसर है पेंटिंग। पेंटिंग क्या होगा? ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट मतलब ये भी क्या होगा? ईदर इट शुड बी नाउन और द प्रोनाउन। तो ये नाउन है तो इसको हम जेरेंट कहेंगे। रोहन्स पैशन इज, रोहन का क्या पैशन है? राइटिंग, लिखना। उसका पैशन है लिखना, उसका पैशन है राइटिंग। तो ये भी क्या होगा? ये नाउन होगा और ये कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमने देखा सब्जेक्ट हो सकता है, हमने देखा ऑब्जेक्ट हो सकता है, और हमने देखा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर राइटिंग इसके बाद जब आ जाएगा तो वर्ब भी लगता है। वो वर्ब तब बनेगा जब इज वहां हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा हो। जैसे अगर सेंटेंस लिखा जाए ही इज राइटिंग अ लेटर, अगर सेंटेंस ऐसे लिखा जाए ही इज राइटिंग अ लेटर, तब मैं कह सकता हूं कि इज यहां हेल्पिंग वर्ब होगा और राइटिंग यहां मेन वर्ब होगा। और जब राइटिंग मेन वर्ब होगा तो मैं इसको कहूंगा कि ये बन जाता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये आपका बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो जेरेंट समझ आया ठीक से कि कुछ नहीं है आइडेंटिफिकेशन में, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ आपको ये देखना है कि वर्ब प्लस आईएनजी होना चाहिए
और उसके साथ में उसका जो फंक्शन है वो नाउन वाला हो। और नाउन के फंक्शंस क्या हैं? नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सेम आपका जेरेंड हो सकता है। चलिए एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। अगर वर्ब प्लस आईएनजी की जब आप हिंदी निकालें और वो कुछ ना, नी, ने ऐसे निकल जाए, तो ऐसे केसेस में भी इसको जेरेंड कहा जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए है, प्रॉपर तरीका है पोजीशन और फंक्शंस को निकालने का। लेकिन हेल्प करने के लिए एक शॉर्टकट हो सकती है, जैसे सिंगिंग गाना मेरे ब्रदर की हॉबी है, स्विमिंग तैरना एक अच्छा तरीका है, संयुक्ता एंजॉयज पेंटिंग पेंटिंग करना पसंद है, रोहन पैशन इज राइटिंग लिखना पसंद है। तो आप ऐसे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट्स अ वे ओनली। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं ऐसे ही एक और स्पेशल पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। क्या है? इन्फिनेटिव। एंड इन्फिनेटिव इज अ बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ये वर्ब की बेस फॉर्म होती है जिसके साथ हम टू लगाते हैं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा जो किससे? टू से प्रीसीडेड है। दैट कैन फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के जैसे फंक्शन कर सकता है, मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। तो इन्फिनेटिव को आइडेंटिफाई करना सबसे आसान होता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि टू के बाद प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही हो सकता है। कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दे गलत होगा, कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे तो गलत होगा। ठीक है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी क्या आ सकता है? मैं इसको मे भी लिखूंगा, इट डिपेंड्स कि वो कैसे फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो मैं आपको जो कंफर्म कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं, वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म हमेशा होगा ऑलवेज ट्रू। ओके, सेकंड फॉर्म कभी नहीं होगा, ऑलवेज रॉन्ग। थर्ड फॉर्म कभी नहीं होगा, ऑलवेज रॉन्ग। आईएनजी फॉर्म में भी होगा, इट्स 50-50। ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर जो आप पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे। टू ट्रैवल कैन ब्रॉडन वंस पर्सपेक्टिव। भाई घूमना जो होता है वो आपके पर्सपेक्टिव को बढ़ा देता है। तो ये आपका इन्फिनेटिव होगा। संयुक्ता हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश। खत्म करने के लिए बहुत काम है। गेस्ट नीड अ प्लेस टू रिलैक्स, रिलैक्स करने के लिए। और समीर रेन टू कैच द बस, पकड़ने के लिए। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, वो टू कैच होगा, टू रिलैक्स होगा, टू फिनिश होगा या फिर टू ट्रैवल होगा, ये सब इन्फिनेटिव होते हैं और अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर। तो ऐसे ही नेक्स्ट और बढ़ते हैं बेटा पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। एक आता है आपका पार्टिसिपल। ये आपने कहां पढ़ा होगा, पहले ये समझते हैं। जब हम वर्ब की फॉर्म पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर लिखा जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर लिखा जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यहां लिखा रहता है, कभी भी आप देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। हमेशा देखा होगा, स्कूल में पढ़ा है ना, काइंड्स ऑफ द वर्ब, जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वहां आपने हमेशा पढ़ा होगा। और जब वर्ब प्लस आईएनजी लिखा रहता है तो वहां आपका एक चीज लिखा रहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या लिखा रहता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अच्छा मैं आपको यहां एक बात कंफर्म कर दूं, ये दोनों ही फॉर्म्स चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, ये दो काम कर सकती हैं। क्या क्या? सॉरी, एक तो ये काम कर सकती हैं एडजेक्टिव का, और एक ये काम कर सकते हैं वर्ब का। क्या क्या काम कर सकते हैं नोट करेंगे। एक तो ये काम कर सकती हैं एडजेक्टिव का और एक ये काम कर सकती हैं वर्ब का। ये दो फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं क्योंकि एक्शन वर्ड है तो बेसिक हो गया। ये क्वालिटी भी बता सकती हैं, ये मैं आपको एग्जांपल्स की मदद से सिखा के छोड़ूंगा। हमने कहा अ पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अब समझें, अ पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ये वर्ब की तो फॉर्म है। दैट कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। देखो आया ना वर्ड, ये एडजेक्टिव के जैसे काम कर सकते हैं और पार्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, टेंसेस। पार्टिसिपल्स कम इन थ्री मेन टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो लिखा है, एक होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल ऊपर लिखा हुआ है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है जिसमें आप हमेशा देखेंगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होगा। तो जैसे सेंटेंस देखो, आई सॉ अ रोरिंग लायन। लायन क्या होगा? लायन एक नाउन है। कैसा लायन आपने देखा? रोरिंग। तो एक क्वालिटी बताता है तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। देयर आर मैनी ब्लूम फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या? नाउन। अब फ्लावर्स कैसे हो सकते हैं? आपने कहा फ्लावर्स फ्रेश हो सकते हैं, फ्लावर्स रेड हो सकते हैं, पिंक हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं। आपने कहा नहीं, फ्लावर्स कैसे हैं? ब्लूम्ड। ब्लूम्ड एक एडजेक्टिव होगा। कहां से बना है? ब्लूम यानी कि वर्ब की फॉर्म से। और वर्ब की फॉर्म में जब आईएनजी लगाओगे या ईडी लगाओगे और वो एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एक और देखो, हैविंग पेंटेड द वॉल ही वेंट होम।
तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। अब यह छोटा सा कंफ्यूजन कुछ बच्चों को आया होगा, सर एक बार जेरेंट, पार्टिसिपल, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब एक बार क्लियर कर दो। मैं आपको 3 सेंटेंस लिखूंगा, आपको उनसे सब समझ आएगा कि कैसे आइडेंटिफाई होगा, कभी एडजेक्टिव होगा, कभी ये वर्ब होगा और कब ये आपका जेरेंट यानी कि नाउन होगा। ठीक है, चलो तो 3 सेंटेंस से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपने कहा टॉकिंग in the class is not a good habit. ओके, अच्छी आदत नहीं है क्लास में बातें करना। सेकंड, he is talking in the class. And third sentence, I have a talking parrot. Talking in the class is not a good habit. He is talking in the class and I have a talking parrot. अभी तक आप सब लोगों ने समझ लिया होगा कि कहाँ लिखा गया जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कौन सा है। मुझे लगता है आपने अभी तक सीख लिया होगा। ठीक है, चलिए अब अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे और देखेंगे कि कितने आंसर्स आपने करेक्ट किए हैं। टॉकिंग इन द क्लास इज नॉट अ गुड हैबिट। इट मीन्स ये जो टॉकिंग लिखा गया क्या होगा, ये यहाँ नाउन होगा, क्योंकि यही यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और जब ये नाउन होगा तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा ये हमारा बनेगा जेरेंट। ठीक है, ही इज टॉकिंग इन द क्लास में जो इज है उसको आप हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, टॉकिंग को आप मेन वर्ब कहेंगे। और जब ये मेन वर्ब है तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का कौन सा फंक्शन होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब वाला फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा आई हैव अ टॉकिंग पैरेट। ये जो पैरेट होगा ये नाउन होगा। कैसा पैरेट आपके पास में है, टॉकिंग, तो टॉकिंग क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। और जब आप इसको एडजेक्टिव कह रहे हो तो ये भी क्या बनेगा, ये भी आपका बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप अब आपको ठीक से क्लियर हो गया होगा बिना किसी कंफ्यूजन के कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट का डिफरेंसेस कैसे किया जाता है। जेरेंट सिर्फ एक नाउन हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एक्शन वर्ड होगा जिसकी पोजीशन भी मेन वर्ब की होगी और साथ के साथ वो एडजेक्टिव का काम भी कर रहा होगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा एक छोटे से कॉन्सेप्ट की पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब हमने जो पढ़ा है एक बार ध्यान से उसको समझ लेते हैं। ठीक है, हमने देखा जेरेंट जो होता है वो एक नाउन का काम करता है, वर्ब प्लस आईएनजी से बनता है, सब्जेक्ट के जैसे काम कर सकता है। इन्फिनेटिव जो होता है वो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम कर सकता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से मिलता है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, वर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन, और ये नाउन को डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल हम देखते हैं डिटर्मिनर्स होते हैं और कम्स बिफोर नाउन, किसी भी नाउन के पहले आते हैं। अगर नाउन स्पेसिफिक है, हमें पता है डिफाइंड होगा, तो हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं इस लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय, क्योंकि मैं जानता हूं तो फिक्स है। ठीक है, मैं नहीं जानता हूं, आई नो अ बॉय, मुझे एक लड़के को जानता हूं, वो कोई भी हो सकता है, एनीवन। तो आर्टिकल्स यही काम करते हैं, या तो स्पेसिफिक होगा या वो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो आप ऐसे आर्टिकल्स को समझ सकते हैं। आई होप आपको स्पेशल पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक से समझ आए होंगे। ये कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो आर्ट की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती हैं, उनको तब समझ नहीं आता है कि इसको क्या मार्क करना है। आपको यहाँ सबसे ज्यादा जो फोकस करना होगा वो जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर करना होगा, क्योंकि दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कंफ्यूजिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा उस पर काम करेंगे, बात करेंगे लेटर्स को लेके। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज का आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम सबको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस। लेकिन ये सब बनते कहाँ से हैं? कोई स्मॉलेस्ट यूनिट तो होती होगी जो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाती होगी, इन वर्ड्स को फ्रेम करती होगी। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है, फंक्शन क्या होता है,
और कैसे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्ड करने में मदद करते हैं। तो चलिए बात करते हैं लेटर्स को लेके। लेटर्स क्या हैं? लेटर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं कह सकता हूं इंग्लिश की स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो एक सिंबल की फॉर्मेट में हमें दिखाई देती है, एक सिंबल की फॉर्मेशन में हमको दिखाई देती है। A letter is a visual symbol representing an essential sound in a language. In English alphabet, जो भी आपके in the English alphabet, there are 26 letters, 26 लेटर होते हैं। हिंदी में अलग होते हैं, इंग्लिश में अलग होते हैं। Each letter represents a basic sound और phoneme. आज हम बात करेंगे फोनिम को लेके भी। तो बेसिक साउंड होते हैं, फोनिम होते हैं। फोनिम और साउंड दोनों चीजें बिल्कुल सेम होती हैं। लेटर्स में इंक्लूड कॉन्सोनेंट एंड वॉल्स। लेटर्स में कॉन्सोनेंट्स भी आते हैं, वॉल्स भी आते हैं। अब लेटर्स क्या हैं? ए है, डी है, ई है, जी, टी, यू, ये कुछ भी है, ये सारे के सारे लेटर्स होते हैं। तो पहला आइडेंटिफिकेशन हुआ कि लेटर्स क्या हैं। तो हमने कहा 26 जो हमारे सिंबल्स होते हैं, जो प्रेजेंटेशन है, उनकी अपनी एक साउंड होती है जिसको हम फोनिम कहते हैं, और वही आपके लेटर्स कहलाते हैं। तो ए, डी, ई, जी, टी, यू, ये सब के सब आपके लेटर्स ही होते हैं। अब ये फंक्शन क्या करते हैं लेटर्स? लेटर्स वर्ड्स को बनाने का काम करते हैं। जब हम लेटर्स को एक साथ रखते हैं तो कुछ वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे आप ये सोचो, अगर मैं कहता हूं APPLE, तो लेटर्स को मैंने एक सर्टेन फॉर्मेट में रखा तो एक कंप्लीट वर्ड निकल के आता है। ओके, अगर मैं ये लिख दूं APPEL तो कुछ नहीं बनेगा। ओके, सो ये आपके लेटर्स होते हैं जो वर्ड्स को फ्रेम करते हैं सर्टेन पोजीशंस पे आके। तो हम वर्ड्स देख सकते हैं। अब जैसे फुटबॉल एक वर्ड है जिसमें सर्टेन लेटर्स का यूज किया है। लेटर्स खुद एक वर्ड है जिसमें सर्टेन हमने लेटर्स का यूज किया है। आर भी एक वर्ड है, यूज्ड भी एक वर्ड है, टू भी एक वर्ड है, फॉर्म भी एक वर्ड है, वर्ड्स एक वर्ड है जिसके अंदर हमने सर्टेन लेटर्स को एक तरीके से प्लेसमेंट किया और हमने एक कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड बना दिया। तो फुटबॉल एक वर्ड होगा, सेलफोन एक वर्ड होगा, लैपटॉप एक वर्ड होगा, सैंडविच एक वर्ड होगा और चॉकलेट एक वर्ड होगा। ये सारे के सारे आपके वर्ड्स होते हैं और यही वर्ड्स आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। यही वर्ड्स आपके डिसाइड होते हैं कि नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन होगा या फिर एडवर्ब होगा। तो लेटर्स कनेक्ट होके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स कनेक्ट होके आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शंस को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, कुछ चीजें समझ लेते हैं। आपको लेटर्स के बारे में कुछ चीजें समझनी है। अ लेटर इज अ विजुअल सिंबल होता है यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ साउंड इन अ लैंग्वेज। एक कोई पूछे क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, विजुअल सिंबल है और साउंड को रिप्रेजेंट करता है। द इंग्लिश अल्फाबेट है 26 लेटर्स, 26 लेटर्स होते हैं, जो 5 आपके वॉल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। हर लेटर की अपनी एक बेसिक साउंड होती है जिसको हम फोनीम कहते हैं। लेटर्स आपके वॉल एंड कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड होते हैं और एग्जाम्पल्स की यदि बात की जाए तो कोई भी चीज A to Z आप लिखेंगे वो सारे के सारे आपके लेटर्स ही होते हैं। आई होप लेटर्स को लेके जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है वो कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लेटर्स क्या होते हैं। बेसिक यूनिट होता है, अपना एक उसका साउंड होता है। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। तो ये था आज के आपके कॉन्सेप्ट में। आज हमने सीखा कि लेटर्स के बारे में, कि लेटर्स कैसे काम करते हैं और कैसे वर्ड को फ्रेम करते हैं। इनका ही एक मीनिंगफुल जो कलेक्शन होता है वो आपके वर्ड को फ्रेम करता है। वर्ड्स आपके फंक्शंस को लेके क्या बनाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं। तो ये टॉपिक आपको आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। और आज हम बात करने वाले हैं आपके टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच में फोनिम्स के बारे में। कुछ बच्चों ने इसके बारे में शायद पहली बार सुना होगा, फोनिम्स क्या होते हैं। आज हम फोनिम्स का डिस्कशन करेंगे। आज बहुत अच्छा एक डिस्कशन होने वाला है। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों हम ये कहते हैं कि जब हम ऑनेस्ट लिखते हैं तो ऑनेस्ट के बाद पहले ए आता है या एन आता है, ऐसा कैसे डिसाइड होता है। ओके, जब हम एक वर्ड लिखते हैं यूनिट, तो यूनिट के पहले ए होता है या एन होता है, जबकि हमें बताया जाता है कि AEIOU के पहले एन आता है और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स के पहले ए आता है। तो ये अच्छा सा हेल्दी डिस्कशन होने वाला है और आप समझने वाले हैं कैसे ये सबको पता चलता है और आज के बाद कभी भी आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। लेट्स सी, करते हैं शुरुआत इसके साथ। आइए बच्चों, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फोनिम्स के बारे में। फोनिम्स क्या होते हैं? देखिए, फोनिम्स क्या होते हैं, हम बात करते हैं साउंड्स की। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाने वाला हूं, तब तक आपको समझ आएगा कि कैसे इसको क्लियर करना है। देखिए,
फोनिम से पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने कहा इंग्लिश में क्या होते हैं बेटा, इंग्लिश में होते हैं अल्फाबेटिक टेबल होती है। अल्फाबेट की जब मैं बात करता हूं तो अल्फाबेट होते हैं पूरे 26, क्लियर है, 26 अल्फाबेट होते हैं। इन अल्फाबेट्स को हमने ऐसे डिसाइड किया होता है 2 कैटेगरीज में, कैसे कैसे मान लेते हैं, एक कहते हैं, एक होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट और दूसरे होते हैं हमारे वॉल्स। कॉन्सोनेंट्स होते हैं और वॉल्स होते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, मैंने बात की 21 की, और वॉल्स कितने होते हैं, मैंने बात की 5। तो इसका मतलब कंप्लीट कितना निकल गया, 26। अभी हम समझते हैं 26 क्या होते हैं। ये जो 26 होते हैं, दीज आर द सिंबल्स, ये होते हैं आपके सिंबल्स। अब सिंबल्स क्या है, मैंने फोनिम लिखा, ये पी एक सिंबल है, एच एक सिंबल है, ओ एक सिंबल है, एन एक सिंबल है, ए एक सिंबल है, एम एक सिंबल है। तो दीज आर द सिंबल्स वी हैव। आपको पता है कि इंग्लिश में जो सिंबल्स होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन साउंड्स उससे ज्यादा होती हैं। अब ये कैसे पता चलेगा साउंड ज्यादा होती है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा सा। आपने कहा CHEMIST केमिस्ट, आपने CH को कहा बोला है, आपने कहा CHURCH, आपने CH को चाह बोला है। तो दैट्स वाई देयर आर मैनी साउंड, मैनी मोर साउंड्स। ओके, तो अब जरा साउंड्स के बारे में नजर डालते हैं। कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्सोनेंट होते हैं बेटा 24 एंड वॉल्स होते हैं 20। इट मीन्स कितने बनते हैं, 44। ये 44 क्या होते हैं, ये 44 होते हैं साउंड्स जो लैंग्वेज को बोलने में मदद करते हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। तो दे आर 44 फोनिम्स होते हैं, इनको हम साउंड्स कह सकते हैं आसान भाषा में। अब फोनिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट को फोनिम कहा जाता है इन अ लैंग्वेज दैट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, जो एक वर्ड के मीनिंग को भी चेंज कर सकता है। जैसे हमने कहा LEAD और LEAD, ठीक है, लीड और लेड। ओके, इन दोनों वर्ड्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव। तो हमने आगे क्या एक, तो दे आर 44 फोनिम्स, ठीक है, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं एंड वॉल्स भी होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट फोनिम्स को लेके। दीज आर द कॉन्सोनेंट फोनिम्स। तो पी है, इसका अपना साउंड होगा, पेट है, ठीक है, बी का साउंड बैट होगा। दीज आर द साउंड्स वी हैव, और ये आपके कॉन्सोनेंट फोनिम्स है, ये आपके बेटा वॉल्स फोनिम है, ये आपके वॉल्स के फोनिम है। ओके, 20 वॉल्स फोनिम्स होते हैं एंड दीज आर द साउंड्स। लॉन्ग वॉल साउंड्स होती हैं, शॉर्ट वॉल साउंड्स होती हैं, आर कंट्रोल साउंड्स होती हैं, डिप्थोंग्स होते हैं और रिड्यूस्ड वॉल साउंड्स होती हैं। तो इन साउंड्स की वजह से ही आपको पता चलता है कि हमें कहाँ क्या लगाना होता है। अब जैसे एग्जांपल्स पे देखते हैं, आपने लिखा ऑनेस्ट, तो जब आप ऑनेस्ट में देखते हैं तो देखिए साउंड क्या है, ए वाली साउंड है। तो इसका मतलब ऑनेस्ट के पहले आने वाला जो आपका आर्टिकल होगा वो एन होगा। जब आप यू कहते हैं EWE, तो इसका साउंड यू है, इसका मतलब इसके पहले आने वाला आर्टिकल ए होगा। जब आप यूनिवर्सिटी कहते हैं तो या की साउंड आती है, इसके पहले भी ए ही होगा। जब आप यूफीमिज्म कहते हैं तो बेशक वो लिखा गया सिंबल ई से है, लेकिन साउंड में या आता है तो इसके पहले भी ए ही लगेगा। ऐसे जब आप एयरएस कहते हैं तो देखिए एच से लिखा गया लेकिन साउंड ए वाली है, तो इसके पहले आपको क्या लगाना होगा, एन लगाना होगा। यही वो कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मैं आपको एक वर्ड लिख रहा हूं YELLOW, और एक वर्ड लिख रहा हूं आपके लिए बच्चों, एक येलो है, एक है YEAR। आपको मुझे पता लगाना है, बताना है ए होगा या एन होगा, ए होगा या एन होगा। जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट से आप सोच लें कि क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए करता हूं मैं शुरुआत, आपको बताता हूं कैसे इसका करेक्ट आंसर निकालना था। ठीक है, देखिए जब हम येलो की बात करते हैं तो इसमें या की साउंड आती है, तो यहाँ ए ही होगा, कुछ नहीं करना है। जब हम ईयर की बात करते हैं तो होता क्या है, एक ईयर होता है EAR, जब आप इसको देखेंगे तो ये हमेशा ई से लिखा जाता है, तो इसके पहले हमें एन लगाना होगा। लेकिन जब आप ईयर की बात करते हैं तो ये या से लिखा जाता है, और इसका पहला लेटर या होने की वजह से इसके पहले आपको ए लगाना होता है। तो समटाइम्स हमारे रॉन्ग प्रोनाउंसिएशंस की वजह से भी हम लोग कभी कभी आर्टिकल्स को गलत यूज कर लेते हैं। तो ये आपका फोनिम्स के बारे में क्लास थी कि फोनिम्स क्या है, स्मॉलेस्ट साउंड होती है किसी भी लैंग्वेज की, और हमें मदद कहाँ करता है,
एक तो प्रोनाउंसिएशन में कि हम चीज़ों को सही से बोलें, और दूसरा एन जो आर्टिकल्स होते हैं उनको डिसाइड करने में, क्योंकि कभी कभी वहां वाले क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम में काफ़ी हद तक परेशान कर देते हैं। क्या आप जानते हैं फोनिम्स क्या होते हैं? तो चलिए सीखते हैं फोनिम्स के बारे में। आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सीख चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब जानते हैं। इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, लेटर से निकल के आती है, फिर फोनिम होते हैं जिसको हम साउंड्स कहते हैं, स्मॉलेस्ट साउंड्स जो इंग्लिश में होती हैं। आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है फोनिम्स। तो कॉन्सेप्ट होने वाला है फोनिम। फोनिम्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। फोनिम्स क्या होते हैं? कुछ बच्चों ने शायद ये नाम ही पहली बार सुना होगा, फोनिम्स। उनको लगता है कि जो सिंबल्स होते हैं वो जो आपके लेटर्स होते हैं वही स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो सिंबल की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अगर मैं साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूं तो फोनिम्स होते हैं। आज यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कि जब आप ये कहते हो कि हम कहते हैं कि जितने भी हमारे वॉल्स होते हैं, इन वॉल्स के पहले हम हमेशा आर्टिकल एन का यूज करते हैं, और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, याद आया, कॉन्सोनेंट के पहले हम आर्टिकल ए लगाते हैं। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रह जाता है कि वो ये कहते हैं सर जब कहीं ऑनेस्ट लिखा रहता है, लाइक लिखा हुआ है ऑनेस्ट बॉय, तो पूछा जाता है क्या आएगा, तो हम कहते हैं एन ऑनेस्ट बॉय होगा, जबकि यहाँ तो एच लिखा गया है। फिर एक बच्चा कहता है कि सर लिखा रहता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, और कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी के पहले ए आएगा जबकि यहाँ यू लिखा गया है। ये कैसे निकलता है, यही आज मैं आपको फोनिम्स की मदद से सिखाने वाला हूं। चलिए, a phoneme is the smallest unit of sound in language that can change the meaning of a word. फोनिम क्या होता है? एक साउंड की जो लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, साउंड, वही आपकी फोनिम होती है। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होगा इन लैंग्वेज। इंग्लिश हैज 44 फोनिम्स। अब 44 साउंड, अगेन वी हैव द कंफ्यूजन, सर कितने सिंबल्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं ना अल्फाबेट, लेकिन साउंड 44 कैसे हैं ये सीखना है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स। ओके, चलो अब मैं बताता हूं, इसको हम और तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट क्या होते हैं? अल्फाबेट समझेंगे बेटा। अल्फाबेट होते हैं हमारे 26, बिल्कुल क्लियर है सबको। ये अल्फाबेट डिवाइड होते हैं आपके 2 पार्ट्स में। एक क्या होते हैं आपके? एक होते हैं आपके वॉल्स, और एक होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। एक वॉल होते हैं और एक कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉल्स होते हैं 5, कॉन्सोनेंट होते हैं 21, और ये पूरा बनाता है 26। इसको हमने कहा था दीज आर योर सिंबल्स। ओके, दीज आर योर सिंबल्स। अब कुछ क्वेश्चंस बच्चे कहते हैं कि सिंबल्स तो हैं, और इसी को हम कहते हैं ये हमारे लेटर्स भी हैं। अब एक बच्चा पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर्स। तो मैं आपको बता दूं, ये कहीं नोट कर लेंगे कि जो लेटर्स होते हैं कोई भी हो सकता है। मानो किसी ने कहा डी क्या है, एक लेटर है, पी क्या है, एक लेटर है, जी क्या है, एक लेटर है, एक्सेट्रा। लेकिन जब कोई कहता है कि अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट इज द सेट ऑफ टेबल जो हमेशा ए से शुरू होता है और जी पे जाके खत्म होता है। तो इसको जो आप कहते हो ये अल्फाबेट होता है। तो अल्फाबेट का मतलब दे आर 26 इन अ सीक्वेंस। उसका एक ऑर्डर है जो ए से शुरू होकर जी पे खत्म होता है। लेटर कोई भी हो सकता है, वो कहीं से भी निकाला जा सकता है। तो दे आर 26 सिंबल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं फोनिम्स को लेके। तो अगर मैं फोनिम्स के तरीके से देखूं तो ये जो वॉल्स होते हैं ये आपके होते हैं बेटा 20, और कॉन्सोनेंट होते हैं आपके 24। तो ये बन जाते हैं पूरे के पूरे 44 साउंड्स। अब ये जो साउंड्स हैं, ये जो साउंड्स होते हैं ये हमें कैसे पता चलता है? जैसे आपने देखा होगा SCHOOL लिखा हुआ, हम कहते हैं इसको स्कूल कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपने इसका IPA एड्रेस देखा होगा, SKU और इसके आगे ऐसे $L लिखा होगा, यहां से हमें पता है स्कूल होता है। IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट होता है, जो किसी भी वर्ड का साउंड क्या होगा वो डिसाइड करता है, और उसी की वजह से हम आर्टिकल AN का यूज भी करते हैं। तो इंग्लिश में आप याद रखें, सिंबल्स होते हैं 26 और साउंड होती है 44।
और आपके जो आर्टिकल्स लगाए जाते हैं वो साउंड की मदद से लगाए जाते हैं। तो जब हम ऑनेस्ट की बात करते हैं तो यहां आप देखें ऑ की साउंड आती है जो एक वॉल साउंड है। जब आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहां या की साउंड आती है जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है और इसके पहले हमेशा आर्टिकल ए लगेगा। ओके, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखेंगे सबसे पहले सारे साउंड्स को। तो हमने कहा कॉन्सोनेंट फोनिम्स कितने होते हैं 24। तो दीज आर योर कॉन्सोनेंट फोनिम्स, यहां से लेके यहां तक ये कॉन्सोनेंट फोनिम्स है आपके। उसके बाद बेटे ये होते हैं आपके वॉल फोनिम्स। ओके, दीज आर, ये आपके सारे कॉन्सोनेंट फोनिम्स हैं, ये वाले बेटा पूरी लिस्ट एंड दिस वन, ये कॉन्सोनेंट फोनिम्स है 24 और ये आपके 20 जो होते हैं ये होते हैं आपके बेटा आपके वॉल साउंड्स। तो ये सब आपके वॉल साउंड्स होते हैं। वॉल साउंड्स मतलब कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ लॉन्ग वॉल्स होते हैं, इन्हीं की वजह से हम किसी भी वर्ड को बोल सकते हैं। ये डिप्थोंग्स होते हैं जो एक साथ दो वॉल्स को लेके लिखे जाते हैं। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको साउंड्स में बहुत मदद करता है। बाकी समझने के लिए ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए इनिशियल साउंड क्या है। जैसे अगर मैं ऑनेस्ट की बात करता हूं तो यहां आप देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारा साउंड है वो वोल वाला है तो एन लगेगा। जब आप यू की बात करते हैं तो आप देखिए जो पहले वाला सिंबल है वो कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट वाला है तो आपको ए लगाना होगा। यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट आप देखें कैसा दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। यूफिमिज्म में देखिए कॉन्सोनेंट साउंड है, यहां से पता चल रहा है, आप इसको देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और यहां एयरएस में जब आप देखते हैं तो एक ही साउंड है और एक ऐसा साउंड होता है ये वॉल साउंड होता है तो इसके पहले एन लगेगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो फोनिम होते हैं वो साउंड्स को डिसाइड करते हैं और इन साउंड्स की मदद से हम आर्टिकल एन का यूज इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है सिंबल की, तो वो आप कह सकते हो लेटर्स होते हैं। और कोई पूछता है साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट साउंड क्या है, तो आप कह सकते हैं वो एक फोनिम होता है जो एक पर्टिकुलर सिंबल की साउंड को क्रिएट करता है। तो एक बार पॉइंट्स टू रिमेंबर एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं जिस पे ध्यान रखेंगे। फोनिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। इट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इफ ऑल्टर्ड, यदि चेंज होगा तो मीनिंग भी बदल सकता है, लाइक होमोफोन्स में जैसा होता है। इंग्लिश हैज अराउंड 44 फोनिम्स, मैंने आपको बताया 44 फोनिम्स होते हैं, 20 वॉल्स होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। दिस इंक्लूड बोथ कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वॉल साउंड्स। एग्जांपल जैसे आपने कहा पी कितना होगा पैट में, ये एक आपका फोनिम होगा, और बी इन द बैट एक फोनिम होगा। ये सब डिफरेंट फोनिम्स होते हैं। तो आई होप आपको फोनिम्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से और क्लियर हुआ होगा कि फोनिम्स क्या है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेटर्स सिंबल्स होते हैं, फोनिम साउंड होते हैं, वो स्मॉलेस्ट सिंबल होते हैं, स्मॉलेस्ट साउंड होते हैं। आई होप सब क्लियर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन में। वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम सब जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शंस होते हैं। यही बात आती है एक वर्ड को लेके, वर्ड्स को लेके। तो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वर्ड्स का। इस कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे वर्ड्स को लेके कि ये जो वर्ड्स होते हैं इनका फंक्शन क्या है, क्या ये पार्ट ऑफ स्पीच से कैसे कोरिलेट करते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। सी गाइस, सो देयर इज अ डेफिनेशन फॉर द वर्ड्स। वर्ड्स आर कंपोज्ड ऑफ लेटर्स। जब हम लेटर्स को कनेक्ट करते हैं फॉर्मेशन में तो वर्ड्स बनते हैं एंड सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंसेस। यही सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। कम्युनिकेशन की यदि मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन को चैनलाइज करने के लिए जिनकी जरूरत होती है वर्ड्स होते हैं। सम एग्जांपल्स आर लाइक टीचर होगा, डॉक्टर होगा, रन है, ईट है, क्विकली है, लाउडली, बिसाइड्स, बिटवीन, वन, टू, एटसेट्रा, ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं। सो वर्ड्स क्या है, एक बेसिक यूनिट है लेटर्स। लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनते हैं और ये वर्ड्स अलग अलग कैटेगरी में हम इनको यूज करते हैं। जैसे कोई वर्ड नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है। तो इन्हीं वर्ड्स को हम कैटेगराइज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो जब मैं टाइप्स ऑफ वर्ड्स की बात करता हूं तो बन जाते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसके बारे में डिस्कशन ये है कि वो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम हो सकता है। डॉग है, सिटी है, इसके सर्टेन एग्जांपल्स भी हैं।
वर्ड को आप कह सकते हैं कि वर्ड प्रोनाउन होता है, वर्ड एक वर्ब हो सकती है, वर्ड एक एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ड एक एडवर्ब हो सकता है, प्रपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन हो सकता है। इवन ये जो लिखे गए हैं सब भी वर्ड, नाउन भी एक वर्ड है, प्रोनाउन भी एक वर्ड है, वर्ब भी एक वर्ड है, एडजेक्टिव भी एक वर्ड है, तो सारे वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स के फंक्शंस को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हम बनाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब हमें समझ आया कि जब हम बात करते हैं लेटर्स को लेके, तो लेटर्स हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सिंबल वाली, लेटर्स से मिलके हमारे बन जाते हैं वर्ड्स, और ये जो वर्ड्स होते हैं इनसे मिलके हम बना सकते हैं सेंटेंसेस और फ्रेजेस। तो ये आपके कहलाते हैं वर्ड्स, और इन्हीं वर्ड्स को हम कैटेगराइज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों कैटेगराइज किया गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज किया गया इनके फंक्शंस को लेके कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सी गाइस, कुछ और टाइप्स ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स की। ये आप समझेंगे प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं। कोई भी एक वर्ड होता है, जब हम उसके पहले एक प्रीफिक्स लगाते हैं तो हम उस वर्ड की मीनिंग को चेंज करते हैं। एक बड़ा अच्छा डिफरेंस समझेंगे कि जब आप किसी वर्ड के पहले कोई प्रीफिक्स लगाते हैं तो उस वर्ड की मीनिंग में चेंजेस आते हैं। जैसे अगर मैं अन हटा दूं तो हैप्पी माने खुश होगा, अनहैप्पी मतलब जो खुश नहीं है। अगर आपने कहा फेयर तो अपोजिट होगा अनफेयर, और नोन का अपोजिट अननोन होगा। तो प्रीफिक्स वर्ड फॉर्मेशन की बात करता है, और प्रीफिक्स से चेंज होने वाले वर्ड्स हमेशा अपने मीनिंग को चेंज करते हैं, चेंज इट्स मीनिंग। अब बात आती है ऐसे वर्ड फॉर्मेशन में हम सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स हमेशा क्या करता है, इसके फंक्शन को चेंज कर देता है। जैसे आईएनजी लगा दिया तो रन एक वर्ब होगा, रनिंग उसकी एक्टिविटी होगी विच इज कॉन्टिन्यूअस। काइंड अगर मैं बात करता हूं एडजेक्टिव होगा, नेस्ट लगा के हम उसको नाउन बना देते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जो सफिक्स होगा वो हमेशा फंक्शन को चेंज करेगा। जैसे आपने कहा एक वर्ड है BEAUTY, ब्यूटी, ब्यूटी आपका नाउन होगा। जब मैं इसको लिखता हूं BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव होगा। इफ आई से BEAUTIFULLY ब्यूटीफुली, सो ये आपका एडवर्ब होगा। आप ऐसे देख सकते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ प्रीफिक्स हमेशा मीनिंग को चेंज करेगा और सफिक्स हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करेगा। कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं, जैसे जो दो वर्ड्स को मिलकर बनते हैं। टूथ एंड ब्रश दो अलग अलग नाउन हैं जिनसे मिलकर हमने टूथ ब्रश बनाया। बास्केटबॉल है, बॉल है, नोटबुक है, सनलाइट है, रेनकोट है, बेडरूम है, ये सब के सब वर्ड्स होते हैं। अगर मैं देखूं कि कुछ रूट वर्ड्स भी होते हैं जो एक मीनिंग को कैरी करते हैं और उनसे हम मल्टीपल बहुत सारे वर्ड्स बना लेते हैं। जैसे एक्ट है, एक्ट मतलब कुछ करना होगा तो उसी से हमने एक्टर बना लिया। एक्शन होगा, रिएक्ट होगा और एक्टिव होगा। ये चीज आपको वोकैब बिल्ड करने में भी बहुत मदद करती है। तो वर्ड से आप अलग अलग वर्ड्स भी फ्रेम कर सकते हैं। तो हमने अब ये समझा कि जो वर्ड्स होते हैं वो अपने फंक्शंस के हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच में चले जाते हैं। अगर कोई वर्ड है उसका फंक्शन अगर सब्जेक्ट का है तो हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि नाउन है। अगर वो एक्शन को शो करता है तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि वो वर्ब होगा। तो अ वर्ड इज मेड अप ऑफ लेटर्स, लेटर्स से बना होता है। वर्ड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंसेस, और कम्युनिकेशन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। वर्ड्स कैन शो एक्शंस, थिंग्स, क्वालिटीज एंड और रिलेशनशिप, कुछ भी शो कर सकते हैं। वर्ड स्ट्रक्चर पे यदि मैं टिप्स की बात करूं तो वर्ड रूट वर्ड्स होते हैं आपके, जिससे आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। प्रीफिक्स होते हैं जिससे मैं वर्ड के पहले लगा के उसके मीनिंग को चेंज कर सकता हूं। सफिक्स होते हैं जिसको मैं वर्ड के बाद में लगा के उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर सकता हूं। और कंपाउंड वर्ड हो सकते हैं जिससे मैं मिला मिला के मल्टीपल वर्ड्स बना सकता हूं। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक से समझ आया होगा, ये लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो हम जानेंगे फ्रेजेस क्या होती हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजेस के बारे में। फ्रेजेस क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस होते हैं। अब इनसे मिलके हम कहते हैं कि हम बनाते हैं सेंटेंसेस। तो अक्सर हमें एक मतलब मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसी को हम सेंटेंस कह देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस कर रहे होते हैं, वो होती है फ्रेजेस। तो आज की इस क्लासेस में हम फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए डेफिनेशन के हिसाब से देखिए फ्रेजेस क्या है। तो मैं फ्रेजेस के बारे में पहले आपको बहुत क्लियर कर दूं कि फ्रेजेस में आपको याद क्या करना है।
फ्रेजेस में सबसे पहला पॉइंट होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपको ये हमेशा याद रखना है कि फ्रेजेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक सिंगल शब्द कभी फ्रेज नहीं हो सकता है। और दूसरी बात आपको याद करनी है इसके बारे में, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ये दो चीजें याद रखो, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आने वाला है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट के जैसे काम करते हैं विद इन अ सेंटेंस। Phrases can consist of different combination of words but they lack both a subject and a verb. Subject और verb नहीं होता, which means they don't express a complete thought on their own. ये कभी भी complete thought नहीं दे सकते हैं। जैसे if I say on the table, if I say on the table, तो आप यहां देख सकते हैं कि ऑन द टेबल में ये सेंस तो आता है कि कुछ टेबल के ऊपर है, लेकिन व्हाट इज ऑन द टेबल। तो आपको इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐसा सेंटेंस लिखना होगा, अ कैट इज ऑन द टेबल। तो आप देखिए ये कैट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इज क्या है, ये आपका वर्ब है। ये वाला पार्ट हमेशा फ्रेज के अंदर मिसिंग होगा। तो क्लियर हुआ। तो फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा। तो वंस रोहन रेन विद ग्रेट स्पीड, ये आपका फ्रेज होगा। आपने कहा समीर एक्सीडेंटली फेल ऑन द ग्राउंड, ये भी आपका फ्रेज होगा। अ ब्रेव सोल्जर किल्ड एनिमीज, ये आपका फ्रेज होगा। माई फेवरेट टीचर इज अ काइंड हार्टेड मैन, ये आपका फ्रेज होगा। द फुटबॉल प्लेयर वॉज वंडरफुली टैलेंटेड, ये भी आपका फ्रेज होगा। अब यहां से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमें दिखाई देता है कि सर मैं देख पा रहा हूं कि जो फ्रेजेस हैं वो कभी तो सेंटेंस के बाद में है, कभी पहले, हो सकता है सेंटेंस के मिड में भी होती हो, ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेजेस के भी अपने फंक्शंस होते हैं जैसे बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं। आप फ्रेजेस को बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे नाउन होता है तो वहीं से नाउन फ्रेज बनती है, जैसे एडजेक्टिव होता है तो आपकी एडजेक्टिव फ्रेज बनती है। अब नाउन का फंक्शन ही क्या होता है? नाउन का फंक्शन होता है वो सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो नाउन फ्रेज का फंक्शन भी सेम ही होगा। जैसे अगर आप पूछे कि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है, एडजेक्टिव का फंक्शन होता है नाउन की क्वालिटी बताना, सेम फंक्शन आपका एडजेक्टिव फ्रेज का भी होगा। तो ये डिफरेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, लाइक आपने कहा नाउन फ्रेज होगा, तो टाइप क्या है फ्रेज का, नाउन फ्रेज होगा। फ्रेज टाइप होगा वर्ब फ्रेज होगा, फ्रेज टाइप एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में सेट करें, नाउन फ्रेज मींस नाउन ही होगा, वर्ब फ्रेज मतलब वर्ब होगा, एडजेक्टिव फ्रेज मतलब एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब फ्रेज मतलब एडवर्ब ही होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब प्रीपोजिशन ही होगा। तो एक्ट्स एज अ नाउन, ये नाउन के जैसे काम करेगा। ये आपका, जैसे आपने कहा द टॉल मैन, ये आप देख पा रहे हो सब्जेक्ट है तो ये आपका नाउन फ्रेज होगा। हैज बीन स्टडिंग, यहाँ हैज आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, बीन आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, स्टडिंग आपका मेन वर्ब होगा। तो आपका पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज बनता है। द गर्ल विद ब्लू आईज इज माई फ्रेंड, यहां पर अगर आप देखें कि कौन सी गर्ल विद ब्लू आईज, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ही रेन विद अ ग्रेट स्पीड, कैसे विद ग्रेट स्पीड, तो आप रन वर्ब की क्वालिटी बता रहे हो, एडवर्ब होगा। अंडर द बेड जो आपने लिखा है ये प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। तो बस फ्रेजेस को समझने का आसान तरीका ये होता है कि फ्रेजेस सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और वो सर्टेन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि ही इज इन, तो यहां मैं देखता हूं कि ये अकेला जो वर्ड है ये एडवर्ब का काम करता है, ये कोशिश कर रहे हैं बताने की वो कहां है। और अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं ही इज इन द गार्डन, तो ही इज इन द गार्डन में जब मैं कहता हूं तो यहां आप बता सकते हो कि ये भी एडवर्ब ही है, लेकिन कई सारे वर्ड्स एडवर्ब का आंसर देते हैं तो हम इसको कहेंगे ये हमारी क्या होगी, ये हमारी एडवर्ब फ्रेज होगी। इसका मतलब फ्रेजेस बिल्कुल सिंपल है, जो उनके नाम होते हैं वही वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं सेंटेंस के अंदर। इसीलिए जो फ्रेजेस होती हैं इनकी पोजीशन सेंटेंस में शुरू में भी हो सकती है, मिड में भी हो सकती है और एट द एंड भी हो सकती है। आज हम बात करते हैं सेंटेंस में, क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है अभी, पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या क्या है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर एज अ यूनिट इन अ सेंटेंस। अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। और नेक्स्ट हमने कहा अ फ्रेज एड्स मीनिंग बाय एक्टिंग लाइक नाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया, प्रपोजिशन होगा। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर है। आई होप आपको फ्रेजेस ठीक से क्लियर हुआ होगा। यहां मैं आपको एक बार बहुत लाउड एंड क्लियर कहना चाहता हूं
कि फ्रेज हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, उसके अंदर कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, उसका जो फंक्शन होगा बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसे ही नॉर्मल फंक्शन होगा, जो नाउन का फंक्शन है वही नाउन फ्रेज का फंक्शन होगा, बट दोनों के अंदर विजिबिलिटी का डिफरेंस होगा। नाउन एक वर्ड होगा और नाउन फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना आप इंग्लिश में कुछ भी सीख ही नहीं पाओगे। सेंटेंसेस जहां से आपका पूरा कम्युनिकेशन शुरू होता है। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक के अंदर। हम बात करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को लेके, जहां कॉन्सेप्ट होने वाला है सेंटेंसेस। सीखेंगे सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं और इनको कैसे पहचाना जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन सेंटेंस की क्या होती है। तो इस प्रॉपर डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें लिख देता हूं, 2 पॉइंट आपको याद करने हैं। सेंटेंस का मतलब होगा इट शुड बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। एंड सेकंड पॉइंट, देयर शुड बी अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के प्लेस पे मैं एक वर्ड लिख देता हूं, रूट वर्ड, इट विल बी योर वर्ब। मतलब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। जैसे अगर मैं ये कह दूं ही गोज, तो आप समझ गए होंगे कि ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट होगा और ये प्रेडिकेट होगा। ओके, अगर आप कह देता हूं आई गो, तो आप यहां भी समझ चुके हैं ये सब्जेक्ट होगा और ये प्रेडिकेट होगा। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के साथ और बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे वहां आपका एडवर्ब हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो हमें सेंटेंस को डिवाइड करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। ओके, सी sentences are the fundamental units of communication in a language and they can vary in structure, complexity and intent. A sentence has a subject and a predicate. यानी कि सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। शी लव्स टू रीड बुक्स, यहां जो शी होगा ये आपका सब्जेक्ट होगा एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी योर प्रेडिकेट। हियर डिड यू फिनिश योर होमवर्क, यहां जो यू होगा ये आपका सब्जेक्ट होगा एंड ऑल द पार्ट्स आर द पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पास मी द सॉल्ट, यहां आपको सब्जेक्ट दिख नहीं रहा होगा जो अंडरस्टूड है क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं उनमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या सजेशन की बात होती है, कम हियर, गो देयर, डू दिस, डू दैट, डोंट टच इट, दीज टाइप ऑफ सेंटेंस इनको इंपरेटिव कहा जाता है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द विंडो सिल, यहां हम देख सकते हैं द कैट आपका सब्जेक्ट होगा, बाकी सारा का सारा पार्ट आपका प्रेडिकेट होगा। द केक वॉज, ये आपका सब्जेक्ट होगा एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी योर प्रेडिकेट। तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि सेंटेंस अगर कोई कहता है व्हाट इज अ सेंटेंस, तो वी हैव नो नीड टू मग अप द डेफिनेशन, वी शुड नो द कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई कहता है सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा एज वेल एज देयर शुड बी अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो सेंटेंस आपको क्लियर कट समझ आया होगा विद कॉन्सेप्ट। अब सेंटेंस को डिवाइड करते हैं। सेंटेंस मतलब मेरा कम्युनिकेशन आपके साथ में ये बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो इन इंग्लिश देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहला हमने देखा असर्टिव। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि असर्टिव है, सेकंड आपने कहा इंटेरोगेटिव है, थर्ड आपने कहा एक्सक्लामेटरी है, फोर्थ आपको लगता है इंपरेटिव और फिफ्थ आपका ऑप्टेटिव है। तो लग क्या रहा होगा कि सर हमने 2 सेंटेंसेस पढ़े थे स्कूल में, एक होता था हमारा एफर्मेटिव जिसमें नॉट नहीं आता था और दूसरा होता था हमारा नेगेटिव जिसमें नॉट आता था। ये दोनों कहाँ हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एफर्मेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वही असर्टिव कहलाते हैं। अगर मैं दोनों को एक साथ लिख दूं तो वो असर्टिव ही होता है, यानी कि असर्टिव को मैं तोड़ सकता हूं एफर्मेटिव और नेगेटिव में। असर्टिव सेंटेंसेस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सरप्राइज होगा। इंपरेटिव ऑर्डर, कमांड, सजेशन की बात करते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस आपके विश और कर्ज की बात करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि आप देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के बाद हमेशा फुल स्टॉप लगा होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होगा, एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस में हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होगा, इंपरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और बाद में हमेशा फुल स्टॉप ही लगा होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमेशा में से लिखे जाते हैं।
और सिर्फ दो ही चीजों की बात करते हैं, या तो विश की या फिर कर्स की। समटाइम्स मे हिडन हो सकता है, तो वो अंडरस्टूड होता है, जैसे गॉड ब्लेस यू, तो मैं ये भी कह सकता हूं मे गॉड ब्लेस यू, और मैं ये भी कह सकता हूं गॉड ब्लेस यू। तो दोनों ही तरीके से मैं सेंटेंसेस को पहचान सकता हूं। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, और मेन कॉन्सेप्ट है इनको आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफाई दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशंस, कि आप पंक्चुएशन को देख के भी बता सकते हो, और दूसरा होता है पोजीशंस को लेके आप बता सकते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर कि सेंटेंसेस के बारे में क्या क्या याद करना है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। अ सेंटेंस मस्ट हैव व्हाट शुड बी देयर, एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। देयर शुड बी अ सब्जेक्ट, देयर शुड बी अ प्रेडिकेट, प्रॉपर पंक्चुएशन होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई आपके सामने ये लिख दे मानो गो, इज इट अ सेंटेंस और नॉट, तो आप कहेंगे नहीं, इट्स अ वर्ब, इट्स अ वर्ब, जाना एक वर्ब होगा। लेकिन अगर मैं गो के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगा दूं, नाउ इट शुड बी अ सेंटेंस, तो बिना बिना पंक्चुएशन मार्क के कोई सेंटेंस नहीं होगा। पंक्चुएशन मार्क तीन ही आते हैं सेंटेंसेस के बाद में, या तो फुल स्टॉप होगा जिसे हम पीरियड भी कहते हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। इससे अलग बाकी कोई पंक्चुएशन का यूज नहीं होता है। तो इट्स इजी टू आइडेंटिफाई अ सेंटेंस। अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड सेंटेंस कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग बट दे मस्ट मेक सेंस। ओके, लंबा वो सेंटेंस छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। मेन चीज है कि उसके अंदर एक कंप्लीट सेंस होनी चाहिए, बिकॉज देर इज अ सब्जेक्ट एंड देर इज अ प्रेडिकेट। तो मुझे लगता है सभी को टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सेंटेंसेस को लेके कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेंटेंस से ही आगे सारी की सारी चीजें शुरुआत होती है लैंग्वेज में, तो सेंटेंसेस के बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बस एक टिप देना चाहूंगा सेंटेंसेस के लिए, कि सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा, ये आप जरूर याद रखें। समटाइम्स सेंटेंस कैन बी कंफ्यूजिंग कि आपको मीनिंग समझना है, बट देयर विल बी अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब होगा जहां से आप सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हैं। तो सभी को सेंटेंस ठीक से समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।